Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे कि क्या राजनीति को राजनीति की जगह छोड़ संवाद की स्वस्थ परंपरा बंद होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र विपरीत विचारधारा के लोगों के बीच संवाद का नाम नहीं है? ये सवाल बेहद अहम है। इस बार इन सवालों की वजह से आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। 17 सितंबर से आरएसएस 3 दिनों का सम्मेलन दिल्ली में कर रहा है। इसमें भविष्य के भारत पर आरएसएस अपना नजरिया दुनिया के सामने रखेगा। आरएसएस के कार्यक्रम का मकसद वैचारिक विरोधियों के विचार सुनना और विरोधियों को अपनी सोच से वाकिफ कराना है। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट से लेकर ओवैसी जैसे नेताओं ने आरएसएस का न्योता मिलने से पहले ही उसे ठुकराने के संकेत दे दिए। ओवैसी ने तो आरएसएस के विरोध के बहाने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बेवकूफ तक कह डाला। मतभेद और मनभेद पर प्रवचन देने वाले नेताओं का रवैया अक्सर हैरान करता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसे नारे लगते हैं। ऐसी नारेबाजी करने वालों के मंच से इन नेताओं को तो परहेज नहीं होता। संसद पर आतंकी हमला करने वाले अफजल गुरु के समर्थन से इन्हें गुरेज नहीं है। आपत्ति है तो उस आरएसएस से जो खुले विचारों के मंच सजाना चाहता है। गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग से लेकर बापू की हत्या तक के सियासी आरोप आरएसएस पर लगाए जाते हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान के हमले के वक्त इसी आरएसएस ने सेना की और भारत माता की जिस तरीके से सेवा की, मदद की, उस पर आंखें मूंद ली जाती हैं। गांधी, नेहरू, पटेल और शास्त्री से लेकर कई महापुरुषों का नजरिया वक्त के साथ आरएसएस को लेकर बदला है। क्या आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने वाले उन महापुरुषों की आवाज भी सुनने को तैयार नहीं? क्या आरएसएस को सुने बगैर उसके साथ अछूतों जैसा व्यवहार लोकतंत्र को मजबूत करेगा? कई ऐसे सवाल हैं जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या सियासी फायदे के चक्कर में कुछ दल आरएसएस की हिंदूवादी छवि बनाए रखना चाहते हैं? हम ये भी पूछेंगे कि क्या सर्व समाज में आरएसएस की गहरी होती पैठ ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को डरा दिया है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या विरोध की आवाज से आरएसएस को अपने भीतर झांकने की जरूरत है? भागवत बुलाएं लेकिन मुसलमान ठुकराएं। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा और आज का हैशटैग है आरएसएस का न्योता। जो बेवकूफ़ी और नादानी प्रणब मुखर्जी ने की वहां पर जाकर, वो अगर दूसरे करना चाहते हैं तो वो अपने बर्बादी को खुद दावत देंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बेवकूफ और नादान बताने वाले ये हैं असदुद्दीन ओवैसी। आरएसएस के कार्यक्रम का न्योता मिले न मिले, वो जाएं या न जाएं, लेकिन इससे उन्हें प्रणब मुखर्जी जैसी कद्दावर शख्सियत के बारे में कुछ भी कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मर्यादा तोड़ने वाली ऐसी बयानबाजी पर हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। भागवत बुलाएं, मुसलमान ठुकराएं। बीजेपी इख्तिदार में है तो वो इस तरह के फंक्शंस करके मुख्तलिफ लोगों को दावत दे रहे हैं, वो जाने। जहाँ तक मेरा सवाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखकर और उनकी बात को सुनने के लिए। मुझे लगता है कि जो लोग अगर बंद दिमाग से इस बात को सोचते हैं, उन्हें खुले दिमाग से इस बारे में सोचना चाहिए और किसी भी कार्यक्रम में जाकर के अपनी बात रख भी सकते हैं और वहाँ बात को समझ भी सकते हैं। ये घमासान आरएसएस की 17 सितंबर से शुरू हो रही 3 दिनों की व्याख्यान माला को लेकर है। आरएसएस इसमें शामिल होने के लिए अपनी विचारधारा का विरोध करने वाले सियासी दलों से लेकर कई मुस्लिम संगठनों को न्योता भेजेगी। सूत्रों का दावा है कि मेहमानों की लिस्ट में राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। इनके अलावा 70 देशों के हाई कमीशन और प्रमुख धार्मिक संस्थाओं को भी न्योता भेजा जा सकता है। इन अटकलों के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रतिक्रिया आई। बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा, आरएसएस सांप्रदायिक संगठन से धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में अपनी छवि सुधारना चाहता है। यह उनकी रणनीति है। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है
ये उन लोगों को तय करना है कि वो इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं कि नहीं। अपने को राष्ट्रीय चर्चा में रखने के लिए मोहन भागवत ने अपनी नई तरीके से मुंह छेंटने का काम किया है। इससे कोई फायदा नहीं है। और जो लोग वहां जाएंगे, प्रणब मुखर्जी जी ने जा करके जो कहानी शुरू की है, जो जाएंगे वो वहां से कुछ नहीं पाएंगे सिवाय बदनामी के। आरएसएस जब कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है तो वो कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? कि हिंदुस्तान में एक कल्चर है, हिंदुस्तान में हजारों कल्चर हैं, कि एक कल्चर हो सकता है इस मुल्क में? तो ये इन चीज़ों पर आरएसएस की का असली चेहरा सामने आता है। एक ऐसा बड़ा वर्ग राजनीति में है जो संघ को जानते हुए भी संघ की व्याख्या गलत रूप से देश और विदेश की भूमि पर जाकर करते हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। मोहन भागवत जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यह पहल की है, उसके पीछे तर्क यही है कि आप सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को जानें और समझें। संघ राजनीति से ऊपर है। कांग्रेस और लेफ्ट सहित कई मुस्लिम संगठनों के ऐतराज के बावजूद कुछ सियासी दलों को आरएसएस के न्योते पर ऐतराज नहीं। आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा मैं। बुलाएंगे, जाएंगे ना? 100% जाऊंगा। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ सियासी दल आरएसएस का न्योता ठुकरा रहे हैं? मैं अपने सवाल को एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ सियासी दल आरएसएस का न्योता ठुकरा रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो एचटीपी स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए एचटीपी स्पेस देकर एन लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर आप एसएमएस कर सकते हैं, #HTP और #RSS का न्योता। इसके जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं। इस बड़े और अहम डिबेट में मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले स्टूडियो में दो खास मेहमान रामकृपाल सिंह जी है, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका रामकृपाल जी। मेरे साथ स्टूडियो में आज पल्लवी शर्मा भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। स्वागत है आपका पल्लवी। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराता हूं एक एक करके। राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं, आरएसएस के जानकार हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। महमूद प्राचा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं, पुरजोर तरीके से अपनी बात करते हैं, आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत करते रहे हैं। और साथ में पल्लवी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, माफ़ करिएगा सोनम महाजन मेरे साथ जुड़ रही हैं। सोनम महाजन इस वक्त मुंबई से मेरे साथ हैं। सोनम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब है, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, कोलकाता से आप लाइव हैं। आप सब मेहमानों का इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूँ। और पहला सवाल प्राचा साहब, आपकी इजाज़त से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग आरएसएस से डरते हैं? हुकुम कीजिए। आरएसएस से क्यों डरते हैं आप? आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का हम लोग को लेकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोग किसी से डरते नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को और ऐसे संगठनों को और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ काम करते हैं और भारत को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। तो हम ऐसे लोगों की खिलाफत करते हैं और ऐसे संगठनों में नहीं जाना चाहते जो डिक्लेयर। मैं एक नई सीरीज ऑफ बहुत सारी एक्टिविटीज बता सकता हूं। और आपने सरदार, अपने आरंभिक जो आपने बोला उसमें सरदार पटेल साहब का जिक्र किया था, तो अब वो टावरिंग पर्सनालिटीज नहीं है जिनसे डर के ये लोग बिलों में छुप जाते थे। अब तो हमें और आपको इनका मुकाबला करना पड़ता है, तो इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा इस तरीके के। लेकिन महमूद प्राचा, इस आरएसएस के बारे में, आरएसएस इतना ही खतरनाक है तो प्रणब मुखर्जी हम और आपसे अधिक समझदार है। प्रणब मुखर्जी हम और आपसे समझदार है, देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रधानमंत्री को छोड़कर कोई ऐसा पद नहीं देखा जिन्होंने कैबिनेट में जो ना संभाला हो। उनको समझ में नहीं आ रहा था, समझदारी का पैमाना उनको समझ नहीं आ रहा था। तो अमित शाह जी भी बहुत समझदार हैं। देखिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी भी बहुत समझदार हैं, तो समझदारी का कोई पैमाना नहीं होता। मैं आपको आरएसएस की जो वेबसाइट है उसमें से पढ़ के सुनाता हूं। ये जो बता रहे हैं डॉक्टर केशव बलराम बालीराम हेगड़ेवार ने ये कहा इनके वेबसाइट से FAQ में, ही वॉज पेन्ड एट द डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड विद देयर इंटेंशन टू ऑर्गेनाइज देम ही स्टार्टेड आरएसएस। और उसके बाद हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ आरएसएस,
In RSS system, there is no formal membership. Those who attend RSS shakhas are called Swayam Sevak, and any Hindu male can become a Swayam Sevak. ये है इनकी वेबसाइट FAQ। इसमें आपत्तिजनक क्या है? इसमें संविधान विरोधी क्या है? महमूद प्राचा, आप तो वकील है, समझाइए ना। संविधान विरोधी ये है कि ये देश के एक वर्ग को, जिस हिंदू का इनका मतलब है अपर कास्ट, जो ये सो कॉल्ड कहां लिखा है ये? कहां लिखा? अभी आपने आरएसएस की वेबसाइट खोली, कहां लिखा हिंदू चाहिए, अपर कास्ट चाहिए, कहां लिखा है? अब आप सुन लीजिए, कहां लिखा है बताइए ना। हिंदू का उसी वेबसाइट को दोबारा चेक करिए ना, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको प्राचा साहब। मैं उसी वेबसाइट को चुनौती दे रहा हूं, आप मिसलीड नहीं करिए। आप लाइव टीवी डिबेट पर बैठे हुए हैं, किसी बात का गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं और गलत तथ्य रख रहे हैं सामने। मैं गलत नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपको कहां लिखा है उसके अंदर? अब सुनिए, मैं उसी बलिराम हेगड़ेवार साहब की बात बताइए ना कि सिर्फ अपर कास्ट हिंदू आएंगे इसमें। इन्होंने ये बलिराम भगत जो हेगड़ेवार साहब थे वो क्या थे, किस गोत्र में और किस आपको कुछ नहीं पता है? सॉरी टू से दिस, बताइए आप मुझे। सॉरी टू से दिस, आपको नहीं पता, बताइए ना। आप पढ़ के नहीं बैठे आज प्राचा साहब, सॉरी बता दीजिए। सॉरी, अरे मेरे सामने है, मैं सामने दिखाइए ना, कहा मैं खोल लेता हूँ वेबसाइट, मेरे हाथ में भी फोन है, अभी खुल जाएगा। खोलिए 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 खोलिए। कहाँ लिखा है उसमें हिंदू अपर कास्ट हिंदू होने चाहिए? चलिए, कहाँ लिखा अपर कास्ट हिंदू होने चाहिए? अरे ये कौन थे? हेगड़ेवार क्या बात कर रहे हैं आप? राकेश सिन्हा, आपको अगर पता है तो। राकेश सिन्हा नहीं थे, राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी और इनके सारे। राकेश सिन्हा हम सबसे बेहतर जानते हैं आरएसएस को, सबसे ऑथेंटिक वॉइस इस डिबेट में वही है। राकेश जी, क्या ये बातें जो आज महमूद प्राचा साहब बोल रहे हैं, इनमें जरा सा भी दम है कि सिर्फ अपर कास्ट हिंदूज का ऑर्गेनाइजेशन है? ये पूछ लीजिए शूद्र क्या होता है। शूद्र क्या होता है? शूद्र वो होता है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ना हो। तो इनसे ये पूछ लीजिए शूद्र की परिभाषा क्या है, ये पूछ लीजिए इनसे। तो हिंदू कौन है ये पूछ लीजिए प्राचा साहब। शूद्र क्या होता है प्राचा साहब पूछ लीजिए, बताइए शूद्र क्या होता है? प्राचा साहब बताइए। हम सब शूद्र है ना आपकी नजर में? तो यही होता है ना प्राचा साहब। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है वो शूद्र है ना। प्राचा साहब शांत रहिए प्लीज। प्राचा साहब, आपने एक सवाल 4 बार बोला, समय जाया, दोस्तों का जाया ना करें, दर्शकों का, प्लीज। राकेश सिन्हा, इन तमाम धारणाओं को, मिथ्याओं को कैसे काउंटर करेंगे? प्राचा साहब, देखिए लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है संवाद। दो विपरीत और विरोधी विचारधाराएं भी एक साथ मिलकर संवाद कर सकती हैं। प्राचा साहब को लगता है हिंदू शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, वो शूद्र की परिभाषा कर रहे हैं, ब्राह्मण की परिभाषा कर रहे हैं। अरे एक ऋषि याज्ञवल्क्य थे, उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। एक कहती थी आध्यात्मिक रास्ता है, एक कहती थी भौतिकवादी रास्ता है। दोनों में विवाद हुआ, दोनों साथ रहे। जिस देश में लोग चुनौतियों में बात करते हैं, जैसे प्राचा साहब कह रहे हैं, जिस देश में झूठ और प्रपंच के आधार पर तर्क करते हैं, उस देश में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। आरएसएस ने 1975 में लोकतंत्र को जीवित करने के लिए सड़क पर वीरा उठाया था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए, संवाद विहीन लोकतंत्र एक खोखला लोकतंत्र होता है। पिछले 5-10 सालों से हम देख रहे हैं कि विमर्श का स्तर कहाँ गिरा है। आज प्राचा साहब कितना टेलीविजन चैनल बैठ कर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इन्हीं अज्ञानता को दूर करने के लिए, देखिए अज्ञानता को दूर करने के लिए संघ ने 3 दिनों तक उन सब लोगों को बुलाया है जिनसे संघ को मतभेद है। आप अपनी बात कर सकते हैं, संघ की बात सुन सकते हैं। संघ सुन लीजिए ना। आप कीजिए ना। लाल बेगी क्या होता है बता दीजिए, मैं बता दूं क्या होता है। लाल बेगी क्या होता है और सैयद और लाल बेगी के बीच क्या अंतर होता है? एक मस्जिद में लाल बेगी का क्या स्थान होता है आप बता दीजिए। मैं अपने डिबेट से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। सुमित जी एक चीज पर डिबेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं हम। इनको 30 सेकंड शांत रहने कहिए। मैं 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। राकेश जी कंप्लीट 30 सेकंड शांत हो जाइए ना। 20 सेकंड। अरे आप पढ़े लिखे वकील हैं, अबू तालिब में आ रहा हूं। आप पढ़े लिखे वकील हैं, 20 सेकंड। राकेश जी आप पर्सनल इंटेलिजेंस मत जाइए। 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। मैं शूद्र के विषय में जानना चाहता हूं। मैं बताऊंगा अभी आपको, वो जानना चाह रहे हैं ना। देखिए मैं 2 महमूद प्राचा हम बताएंगे आपको। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत। जी राकेश जी 20 सेकंड। देखिए दो इस डिस्कोर्स में 2 बातें हैं। जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद और पंथ निरपेक्षता की धारणा को नहीं समझते हैं, वे कम से कम मोहन भागवत जी के द्वारा संघ क्या चाहता है। मोहन भागवत जी संघ के आइडियोलॉजी के चीफ आर्किटेक्ट हैं। वे अपने द्वारा
संघ के विचारधारा को रखेंगे। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है, पंथ निरपेक्षता में संघ की धारणा क्या है, राष्ट्रवाद की धारणा क्या है, इन सभी पक्षों को यदि संघ रखता है, यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र में आपकी अनास्था को दिखाता है। अबू तालिब रहमानी साहब, एक मिनट, महमूद प्राचा और भी लोग हैं, महमूद प्राचा, वो क्या होता है? महमूद प्राचा, डिबेट में आप देख पा रहे होंगे तो 6 लोग बैठे हुए हैं। अवस्थी जी, आपका मंच नहीं है प्राचा साहब, आपको मैंने बहुत टाइम दिया, वरिष्ठ लोग हैं, अबू तालिब साहब ने वक्त निकाला, उनके पास आना बेहद जरूरी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अबू तालिब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अगर ये न्योता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक आया, अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं आया है, अगर आया या आपके किसी मेंबरान के पास आया इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो क्या वो जाएंगे मोहन भागवत के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और करेंगे तो क्यों, और नहीं करेंगे तो क्यों? देखिए, जनाब मोहन भागवत साहब की तरफ से या आरएसएस की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास अभी तक कोई दावत नहीं आई है। मैंने इंक्वायरी भी की, तहकीक भी किया, मेल और डाक से भी नहीं पहुंची है। रही बात कि जब दावत पहुंचेगा और हमें कोई भाई अगर प्यार से कुछ दावतनामा भेजते हैं तो हम इतने गैर मुहज़्ज़ब नहीं है कि हम बात भी ना करें, हम उसका एजेंडा देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भाई बुला रहे हैं वो किस लिए बुला रहे हैं, हम वो एजेंडा पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ जो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुजुर्ग जिम्मेदार हैं, वो हजरात फिर तय करेंगे कि हमें किस एजेंडे पर बात करनी चाहिए और कहाँ क्या जवाब देना चाहिए। लिहाजा ये सवाल थोड़ा टू अर्ली है, पहले थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कि क्या लिख कर आता है, जैसा प्रेम पत्र आएगा वैसा ही प्रेम जवाब जाएगा। नहीं, पर मुझे बताइए, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे ओवैसी साहब ने खुलकर कह दिया कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम उनके मंच पर नहीं जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हिंदू राष्ट्र की बात की जो आरएसएस की परिभाषा है कि जो इस सीमा में, भौगोलिक सीमा में पैदा हुआ वो व्यक्ति हिंदू है, उसका मजहब कुछ भी हो सकता है, पर आप हिंदुस्तान की पैदाइश हैं तो आप हिंदू हैं, इस बात को आप मानेंगे मुस्लिम होने के नाते? नहीं, जाहिर सी बात है कि ये बात आरएसएस के अपने नजरियात है, उनकी आइडियोलॉजी है। कोई जरूरी नहीं कि मैं उनकी हर आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लूं और हर आइडियोलॉजी को मान लूं, या अगर मैं डिसएग्री करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूं। देखिए, डिसएग्री करना एक अलग बात है और इज्जत और एहतराम करना एक अलग बात है। जाहिर सी बात है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि मैं चूंकि भारत में पैदा हुआ हूं, मैं सौभाग्य खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हैं वो कोई गैर हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनका इकराम करते हैं। रही बात जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर कुछ कहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल लाइन है, मैं उस पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता हूं। वो बहैसियत किस हैसियत से बोलते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो राजनीति करते हैं, वो आपके मेंबरान हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, आपकी हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में आते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की, और अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं आपकी बैठकों में। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। जाहिर है, बिल्कुल, मैं उसके बाद आपकी बात मानता हूं, मुझे बिल्कुल उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो वोट चुनाव नहीं लड़ना है, जैसे आरएसएस को नहीं लड़ना है, पर ओवैसी साहब को लड़ना है। जनाब सुमित अवस्थी साहब, जब वो ये कहते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से नहीं, वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के मैं तो उसी पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। उनका पैनलिस्ट में डिबेट में कोई गेस्ट नहीं बन रहा, और मजा आता। राकेश जी, सुमित जी, एक सवाल इनसे मैं पूछ लूं। मैं उनकी पार्टी के मेंबर नहीं हूँ। सुमित, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं। प्लीज सर। नहीं, एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, जब इमरजेंसी में संघ के लोग जेल में थे और संघ के लोगों का व्यवहार, उनके दृष्टिकोण को देखा गया, तब बाला साहब देवरस सरसंघ चालक थे, जेल से बाहर आए तो जमात इस्लामी के लोगों ने उनका स्वागत किया, दोनों में मीटिंग हुई। देखिए, राजनीति कब तक इस देश की सांस्कृतिक सामाजिक धारा को बांटेगी, एक यक्ष प्रश्न देश के सामने है। आप ओवैसी साहब ने जिन शब्दों में आज उस लोकतांत्रिक विमर्श की आलोचना की है, कम से कम मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ओवैसी की आप आलोचना करेंगे, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से लोकतंत्र की गाड़ी आगे नहीं चल सकती है। यह दिखाता है कि आपके साथ जुड़े बड़े वर्ग में लोकतंत्र के प्रति आस्था का भाव ही नहीं है। जिसमें भी थोड़ी आस्था होगी वो विमर्श से दूर नहीं जाएगा, विमर्श से डरेगा नहीं। यह तर्क का देश है। इस देश में, भारत में तर्क की एक बड़ी परंपरा रही है। और मैंने कहा, पूरा इतिहास देख लीजिए, आपने बहुत अच्छा कहा, आपको भारत के पुत्र होने का गर्व है, तो आप उस गर्व में भारत के इतिहास को भी शामिल कीजिए। जिस सांस्कृतिक इतिहास में मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी दयानंद सरस्वती काशी में जाकर 300 पंडितों के साथ मूर्ति पूजा के विरोध में विमर्श करते हैं।
ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। ठीक है राकेश जी, यही ऐसे ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है। रामकृपाल जी, क्या राजनीति नहीं है कि हाँ चुनावी पद्धति नहीं है, खतरे में इसलिए मैं और लोगों को लेकर आता हूं डिबेट में। रामकृपाल जी, राजनीति इतनी खराब स्तर पर चली गई है कि संवाद की जगह खत्म होती जा रही है। हम बुला रहे हैं कि आप आइए, बातचीत करने को तैयार है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को मेरा वोट खराब हो जाएगा। सुमित जी, मैं अहमद फराज जी 2 लाइनों जी का जिक्र करूंगा, फिर अपनी बात कहता हूं। अहमद फराज की एक लाइन है, एक शेर है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिश भी हो, आपको उनसे उनके तर्कों को आपको झुठलाना है तो भी इससे बढ़िया मौका नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जनता में, लोक जन में एक कहावत होती है कि मैं जो भी बात कहता हूँ उसके मुंह पे कहता हूँ, उसके सामने कहता हूँ। जितने तर्क पारचा साहब दे रहे थे, जो भी दे रहे हैं, सवाल इस बात का है कि इस देश में जो एक खाई बन रही है, चाहे वो धार्मिक लेवल पर हो चाहे जहाँ, उसको पाटने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इन लोगों पर है जो लोग जनता के प्रतिनिधि बन करके आ रहे हैं। कम से कम एक मौका है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनकी बात को मानिए, लेकिन उनकी बात पर, उन पर अगर आरोप भी लगाना है, उनकी सारी बातों को खारिज करना है, तो आप अगर भागेंगे तो लगेगा कि आपके पास तर्क नहीं है। और अगर आपके पास तर्क है, आप उनको कह सकते हैं, तो उनके मंच पर जाकर के जरूर कहिए कि देखिए आप में ये गलतियां आपने की हैं। वो तो सवाल और जवाब ये में मौका सब है। रखा गया, बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जिस तरह से अनटचेबिलिटी, कम से कम वैचारिक स्तर पर छूत और अछूत नहीं होनी चाहिए। पल्लवी, आप मानती है कि उनके न्योते को स्वीकारना चाहिए, उनके राजनीतिक वैचारिक विरोधियों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ऐसे भी हमेशा बोलती हूँ कि डायलॉग किसी भी चीज़ का सल्यूशन है। पीसफुल डायलॉग होना चाहिए, अक्रॉस लाइंस होना चाहिए, अक्रॉस बॉर्डर लाइंस होना चाहिए, 2 कम्युनिटीज़ में होना चाहिए, 2 आइडियोलॉजीज़ में होना चाहिए। डायलॉग से बेहतर तरीका कोई नहीं है, ठीक है? तो डायलॉग होना चाहिए, मुझे उसमें आपत्ति नहीं दिखती है कि क्यों नहीं हो। लेकिन ये जो आरएसएस को लेके एक परिभाषा अभी बन रही है या आप चला रहे हैं कि भाई आरएसएस ऐसा है, तो देखिए आप शुरू में भी यहाँ पे एक लॉयर बैठे हैं, उन्होंने भी कहा था आपको कि आरएसएस जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उनको वायलेट करता है, और आपने पूछा था कि ऐसा कैसे करता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एसेंस है वो है सेक्युलरिज्म। हमारी कंट्री बहुत मल्टी डाइवर्स है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं। लेकिन आरएसएस का जो प्रचार है वो है कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है ना? एक हिंदुइज्म की ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्युलरिज्म को बिल्कुल डिफाई करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल को तो वहां भी वैलिडेट करती। सेकेंड बात है, कुछ उसमें एक यहाँ पे सिन्हा साहब भी बैठे हैं जो आरएसएस के जानकार हैं, वो शायद बेहतर बता पाएंगे कि क्या आरएसएस को नेशनल फ्लैग को लेके और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आरएसएस में क्या मान्यता है। आप नेशनल फ्लैग को मानते हैं, आप तो बहुत लोगों ने बीच में भी सवाल उठाए कि इनके जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे आप नेशनल झंडा लहराइए। आरएसएस के लोग तो जो कांग्रेस इस देश पे 50-55 साल तक राज किया, वो आरएसएस को बंद नहीं करा सकती थी, आरएसएस को खत्म नहीं करा सकती थी। जैसे सिमी पे बैन लगाया, आरएसएस बैन लगा देते, आप आरएसएस तो खत्म कर देते कि ये तो असंवैधानिक संस्था है। आपको मैं चुनौती के साथ कहता हूं इस डिबेट में जो लोग आरएसएस का विरोध कर रहे हैं कि आप लोगों को तो तुरंत जाना चाहिए विज्ञान भवन 17, 18, 19 तारीख को। सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक विज्ञान भवन जाइए। महमूद प्राचा, पल्लवी जी, समझ में आएगा अबू तालिब साहब आप लोगों को कि आरएसएस के बारे में जो भी बातें फैलाई गई उसमें कितना दम है। प्राचा साहब, पल्लवी जी, आऊंगा, सोनम मैं आऊंगा आपके पास, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ये थे असदुद्दीन ओवैसी, प्रणब मुखर्जी के आरएसएस जाने को कह रहे हैं बेवकूफ़ी, नादानी, बर्बादी, न जाने क्या क्या। खैर, दर्शकों की जो राय है आज की डिबेट पर कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कुछ दल आरएसएस का न्योता ठुकरा रहे हैं, ज़्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, चाहे वो एसएमएस पोल हो चाहे वो ट्विटर पोल हो। दोनों नतीजों से बिल्कुल साफ हो जाता है, 80% जाता है कि दर्शकों को लगता है कि सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए आरएसएस का विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। राजनीति में भी मर्यादा की न्यूनतम सीमा होती ही है, लेकिन वोट के लालच में देश के पूर्व राष्ट्रपति और खासकर प्रणब मुखर्जी जैसी शख्सियत को बेवकूफ़ और नादान कह देना क्या वाजिब है? जिस असहिष्णुता का आरोप तमाम विपक्ष के तमाम दल बीजेपी और आरएसएस पर लगाते रहे हैं, क्या वोटों के लालच में उसी इंटॉलरेंस का परिचय ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी से लेकर राहुल गांधी जैसे लोग नहीं कर रहे हैं?
प्रणब मुखर्जी को बेवकूफ और आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करने वालों के लिए क्या 17 सितंबर को विज्ञान जाने का वक्त नहीं आ गया है? बहस के इस हिस्से में हम इसी बात पर ही शुरुआत करना चाहूंगा। सोनम महाजन, मैं आपके पास नहीं आ पाया, इस सेगमेंट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। सोनम जी, बार बार महमूद प्राचा बोल रहे थे कि शूद्र क्या होता है, शूद्र क्या होता है। तो ये बताते हुए कि शूद्र क्या होता है, अपना ज्ञान बढ़ा लीजिएगा प्राचा साहब, और नया चाहे तो नोट कर लीजिए इस चीज को अच्छे से। आज एक वकील को मैं वकालत करना सिखा रहा हूं। मैंने भी इतनी देर में ब्रेक वगैरह ढूंढ लिया कि शूद्र क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं पढ़ देता हूं संस्कृत का वो मशहूर श्लोक, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्चयते। अगर इसका मतलब नहीं पता है तो जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और कर्म से द्विज होते हैं। लेकिन आप जैसे लोग शूद्रों को बांटकर बहुत इशारा कर रहे हैं प्राचा साहब। सोनम महाजन, क्या कहना चाहेंगे आप? सुमित जी, इनको इतना ज्यादा ज्ञान है हिंदू ग्रंथों का, इनको ये नहीं पता कि वर्ण सिस्टम क्या है। ये बार बार शूद्र की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, आपने बता ही दी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कब इनसे जरा पूछिए काफिर का मतलब भी समझा दें, अहमदिया मुसलमान कौन है उसका मतलब भी समझा दें हमें। वो तो बेचारे लीगली मतलब परमिटेड भी नहीं है कि वो मक्का या मदीना सिटीज को एंटर कर सके। खैर वो एक अलग डिबेट है। आते हैं आरएसएस पे। अगर आरएसएस इतना ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिफाई कर रही थी तो नेहरू जी ने 1963 में 3000 स्वयंसेवक जो थे उनको रिपब्लिक डे परेड में बुलाया था। क्यों बुलाया था? दूसरी बात, एक यहाँ पे हमारी एक्सपर्ट बैठी हैं, एथियस्ट एक्सपर्ट, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र और बनाना चाहती है आरएसएस। पहले ना हमें समझना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम एक इस्लामिक मुल्क में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आज भी हमारा देश जो है वो सेक्युलर है ना, तो वो इसीलिए है कि ये प्राइमरीली हिंदू डोमिनेंट देश है। अगर आप कोई एक मुसलमान देश मुझे बता दीजिए जो सेक्युलर है, तो बार बार ना हमारी जो सहिष्णुता है इसको बार बार क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा भी दिमाग सनक गया तो हम लोग भी ऐसी चीजें करने लगेंगे। बार बार किसी की टॉलरेंस को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आरएसएस पे। आरएसएस के दुश्मन आप देखिए, हाफिज सईद, ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी, आप पल्लवी जी भी हो गई है, मुस्लिम कंट्री सुमित जी वो ओवैसी जिसका भाई कहता है कि 15 मिनट दीजिए, इस देश की मेजॉरिटी को खत्म करके दिखा देंगे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे बैठता है, वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। ऐसा आदमी जो कहता है 15 मिनट दीजिए, पुलिस हटाइए, हम बताते हैं कि क्या होता है। ऐसे आदमी के साथ डायलॉग करना चाहते हैं तो हिंदू के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते, जिसमें मुस्लिम मंच भी है। आप बात करते हैं कि ब्राह्मण्स की ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं किसी आरएसएस का सदस्य हूं। वहां पे सेकंड आपका पूछा जाता से जस्टिफाई कर रही है। आई एम नॉट डिबेटिंग विद यू, आई एम नॉट डिबेटिंग विद यू, आई एम जस्ट आंसरिंग टू यू, यू कैन कैरी ऑन टू डू इट। क्यों करेंगे? अरे हम लोग इनहेरेंटली सेक्युलर है, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान देख के भी आज भी हम लोग सेक्युलर मुल्क है ना, ये बहुत बड़ा प्रूफ है अपने आप में, अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है ये। हम लोग ये मत बोलते हैं, हमें लिख के बोल बोल के बताइए बोल रही है, हमारे एक्शन बोलते हैं। Come back to the topic. Isn't it a fact? सुमित जी, Isn't it a fact? क्या ये हिंदू राष्ट्र को लाया? हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम क्या है? इट्स एन इंक्लूसिव आइडिया व्हिच हैज स्पेस फॉर एवरीबॉडी। सोनम एक मिनट, हिंदू राष्ट्र में सुमित जी सबके लिए जगह है। बिल्कुल सोनम एक मिनट, नहीं होता है हिंदू राष्ट्र में माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जाए। सोनम आप ही की बात कर रहा हूं मैं। पल्लवी जी, क्या हिंदू डोमिनेंट है? क्या ये इस बात में कतई भी शक है आपको? नहीं है ना? नहीं, हम लोग हिंदू डोमिनेंट है और तभी हम सेक्युलर है। इस बात को लेकर अगर ये रिवर्स होता तो आप ये गारंटी से ले सकती थी। अगर हिंदू डोमिनेंट नहीं होता देश अपना तो क्या हम सेक्युलर होते? पूछ लीजिए फिर मुझे मैं यही पूछ रहा हूं, यही सवाल है। हाँ, ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। अरे फैक्ट्स दीजिए ना, बताइए कोई मुसलमान देश, ये थोड़े मैनरिज्म्स कभी तो दिखा दीजिए। आई नेवर इंटरप्ट यू, यू ऑलवेज इंटरप्ट मी, प्लीज काम डाउन। देखिए आपसे मैनरिज्म नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना पॉइंट बोल रही थी, बोल लीजिए अपनी तसल्ली तक। आप थोड़ी लाइमलाइट गार्नर कर दीजिए। व्हेन यू आर डन टेल मी सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड। 5 नाम बता दीजिए, 50 से ज्यादा मुसलमान देश हैं दुनिया में, 5 नाम सिर्फ बता दीजिए जो सेक्युलर है। खत्म हो जाएगा। अब नाउ कैन आई रिस्पॉन्ड? 5 नाम राकेश जी, मैं आ रहा हूं, राकेश जी अभी भी नहीं हुआ, अभी भी आपको चलते पल्लवी कम, मेरे सवाल देखिए ये स्पीच नहीं है, डिबेट। पल्लवी गो अहेड।
पल्लवी All के बाद। yours. देखिए आप ये end तक कहना रहेंगे कि सोनम जी, एक because, मिनट ना। हिंदू मेजॉरिटी है इंडिया में इसलिए इंडिया सेक्युलर है, आई थिंक बहुत रिडिकुलस और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन्स कैन एग्जिस्ट कॉर्डियली, है ना, काफी सारे रिलीजन एक साथ। ये कह रहे हैं कि भाई वो इस्लामिक देश में बताइए कहीं, जब वो ऑलरेडी, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑलरेडी एक इस्लामिकल रिपब्लिक डिक्लेयर्ड है, पर हम तो एक डेमोक्रेसी है ना, हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। हम क्यों पाकिस्तान के फुल आपको रूल्स पता फॉलो है कर आरएसएस की रहे हैं? हिंदू की Why should- डेफिनेशन क्या है? एक सेकंड, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, एक सेकंड, Why पल्लवी should जी, we पल्लवी make जी, India हिंदू पल्लवी जी, राष्ट्र? let's come to the topic. जब हमारे आरएसएस हिंदू राष्ट्र में बात शुरू हुई बाबा ना। साहेब ने इतने अच्छे से RSS सेक्युलरिज्म का परिचार किया है, RSS हिंदू तो राष्ट्र में डिबेट शुरू हुआ। लाने की बात कहां से आई? ये राकेश सिन्हा, इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है आरएसएस के इस कार्यक्रम के जरिए जो 3 दिन का होने वाला है, कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की क्या डेफिनेशन है, आरएसएस तिरंगे का क्यों अपमान करता रहा, क्यों ये बात पल्लवी जी और प्राचा जी और अबू तालिब के मन में बैठी हुई है कि आरएसएस एक देश विरोधी संस्था है। नहीं, देश विरोधी संस्था मैं नहीं इसका कहा है, हमने कहा है कि मैं इसका उत्तर देता हूं। रिलीजियस बायस देखिए, क्रिएट करने में राकेश जी, आरएसएस देखिए, दो हमेशा तरह आगे के लोग रहती है। संघ का विरोध करते हैं। सुन तो लीजिए जी जी प्लीज। पल्लवी जी, सुन जी, लीजिए प्लीज, देखिए, प्लीज, दो सर, तरह के प्लीज। लोग संघ का विरोध कर रहे हैं आज जो विमर्श हो रहा है। एक वे जो असहिष्णु हैं, एक वे जो अज्ञानी हैं। अज्ञानता का तो निदान है लेकिन असहिष्णुता का निदान नहीं है। बिल्कुल। मैं अभी आज एक छोटा सा डिबेट है। डिबेट यह है कि कोई आपको आमंत्रित करता है और आमंत्रण एक विमर्श के लिए है, जिस संगठन की, जिस विचारधारा की निरंतर आप आलोचना करते हैं, वह कह रहा आइए हमसे सुनिए और हमसे विमर्श कीजिए, और आप इसके इनकार करके अन्य वहां से बाहर डिबेट कर रहे हैं। प्राचा साहब सर, और आपको ओवैसी लगता साहब, है कि यदि आरएसएस इतना ने ही कुछ खराब ऐसा तो किया है कि RSS देश लोग के मुसलमान TV आज चैनल उनसे बैठते इतना हैं और डरते डिबेट में हैं मत कि जाइए। बातचीत के लिए भी नहीं बैठते? आप बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पल्लवी जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। पल्लवी जी, उत्तर दे रहा हूं। संघ की 1,70,000 सामाजिक आर्थिक परियोजनाएं ट्राइबल और दलित बस्तियों में चलती हैं। न जाति का, न धर्म का, न भाषा का, न क्षेत्र का डिस्क्रिमिनेशन होता है। जहां तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, सर, हिंदू आप ही के राष्ट्र लीडर एक हिंदू गुंडा नहीं राष्ट्र, है। हिंदू नॉट एन हिंदू ऑब्जेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए है, विशेषण इसलिए है, सुन तो लीजिए विशेषण प्लीज, इसलिए है प्लीज, प्लीज। कि भारत वो एक ऐसा अपवाद स्वरूप देश है जो एक लंबी से एक बड़ी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। एक राष्ट्र के भीतर सभ्यता और संस्कृति की विरासत है। उस विरासत को प्रकट करने का सबसे सर्वोत्तम शब्द है हिंदू राष्ट्र। ये तो सर, जब आपको हिंदू की जरूरत क्या है? भारतवर्ष कह दीजिए ना। सभ्यताई कारणों से राकेश जी, भारतवर्ष कह दीजिए, हिंदू कहने की क्या जरूरत है? अरे सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया हम भारत- सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत कह दीजिए, हिंदू कहने की क्या जरूरत है? कहते हैं हिंदू पल्लवी जो मैं कह रहा हूँ वो आप कह रही हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? राकेश जी, भारतवर्ष कहने में क्या दिक्कत है? हिंदू को छोड़ के भारतवर्ष कहने में। थोड़ा शांत रहिए, 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं। 30 सेकंड में जी। देखिए यदि मूल्यों से, यदि अपनी विरासत से आप समझौता करेंगे तो कल भारत शब्द को भी छोड़ना पड़ेगा। कल यह भी आपत्ति पड़ेगी कि भारत शब्द का नामकरण भारत के नाम पर हुआ, जो कि तो कहा हिंदू परंपरा से ये इस देश की सभ्यता और संस्कृति का आधार ही हकीकत है। इस हिंदू सभ्यता और संस्कृति को नकार कर भारतवर्ष नाम की कोई चीज नहीं और एक बुनियादी सवाल, देखिए, सोनल महाजन ने एक बुनियादी सवाल उठाया कि इस देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर दीजिए, और इसके विपरीत प्राचा साहब आपकी असहिष्णुता को भारत में पक्षनिरपेक्षता क्या को जवाब देने दीजिए। पल्लवी एक मिनट, पल्लवी शांत, आप पानी पीजिए। अरे असहिष्णुता आपके शब्दों में प्रकट होती है, आपके भाव भंगिमा में प्रकट होती है। यह देश तो एक सांस्कृतिक देश है। महमूद प्राचा, अरे महमूद प्राचा जी, उन तत्वों को बाहर कीजिए जो विदेशज हैं। विदेशज और देशज के बीच अंतर कीजिए। अपने ट्रेट में, अपने व्यवहार में, भाषा में, वाणी में देशज होना चाहिए, विदेशज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस विदेश संस्कृति को प्रकट कर रहे हैं। राकेश जी, देश का नाम बदल दीजिए, ऑफिशियल हिंदुस्तानी कर दीजिए, भारत हटा दीजिए। महमूद प्राचा कुछ बोल रहे हैं। रुक जाइए, महमूद प्राचा कुछ बोल रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, मैं असहिष्णु भी हूं और अज्ञानी भी हूं, पर मुझे आप ज्ञान दे नहीं रहे ना। प्रॉब्लम ये है, मेरी ये कहना है कि आपके सभी फंक्शनों में सभी जाएंगे, परंतु कुछ शर्तें हैं ना। हम ISIS हमें बुलाएगी तो हम वहां भी जाएंगे, परंतु कुछ शर्तें हैं कि वो अपना
जो ये अज्ञानता का काम है, जो वायलेंस कर रहे हैं, वो बंद कर दें, ऐसा हमसे वादा करें। आपसे भी कुछ शर्तें हैं, आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करने ना करने का वादा करें। जितना सम्मान देना है, संघ से आईएसएस की तुलना करना मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना करने के पीछे एक निहितार्थ है, उसके पीछे एक तर्क है। किसी तरह से आईएसआईएस की जमीन खड़ा करना, मुसलमानों के मुस्लिम नौजवानों में एक संदेश देना प्राचा साहब कि आईएसआईएस भी आरएसएस की तरह है, इसके सदस्य हो सकते हो। जो काम ओवैसी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, और आप हाशिए पर जाते जाएंगे, संघ बढ़ता जाएगा। आप हाशिए पर आप देखिए जिन लोगों ने प्रकाश में अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उनको मैं क्या बताऊं प्रकाश क्या होता है। आप अपनी आंखें खोलिए प्राचा साहब, हिंदुस्तान का इतिहास शास्त्र नहीं होता है। राकेश जी अपनी बारी आने पर बोलिए। जो लोग शांति से सुन रहे हैं उनके सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। मेरी मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन एक शूद्र शब्द बात पूछा था महमूद प्राचा ने, उनको बता दूं, आप न जाने किसको शूद्र समझते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। अपने ज्ञान से वो काबिल बनता है, अपने ज्ञान से वो विद्वान बनता है, सिंपल सी बात है। और अगर आप उसको वर्ण व्यवस्था की तरह देखना चाहते हैं, महमूद प्राचा और महमूद प्राचा के समर्थक लोग, इस समझ लीजिए इस देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति कम्युनिटी से आता है, जिसका नाम रामनाथ कोविंद है। सोचिएगा जरूर इस बात पे। ब्रेक के उस पार हाजिर होते हैं। हम डिबेट को आगे बढ़ाएं उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। क्या कह रही है जनता जो इस डिबेट को लाइव सुन रही है। ज्यादातर लोगों को कहना है कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कुछ दल आरएसएस का निक्के न्योते का विरोध कर रहे हैं। विरोध के लिए विरोध हो रहा है। लगभग 80 से 90% जनता की एक जैसी राय है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं डिबेट में, मैं आऊंगा सबके पास, सब बोलना चाह रहे हैं। इस बात को अंडरलाइन कर दूं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आरएसएस की तारीफ की। देश के इंदिरा गांधी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब विवेकानंद रॉक का इनॉग्रेशन किया तो आरएसएस से बात की। राजीव गांधी ने बाला साहब देवव्रत से बात की। ऐसे तमाम एग्जाम्पल इतिहास में, जवाहरलाल नेहरू का बात नाम लिया ही जा चुका है। 63 की रिपब्लिक डे परेड में बुलाया गया था आरएसएस के लोगों को। तो ये बात किसी से छुपी नहीं अबू तालिब साहब कि आरएसएस पर समय समय पर देश की आरएसएस की विरोधी पार्टियों ने आरएसएस की ताकत को पहचाना है और उनके राष्ट्र विरोधी चीज़ों को सम्मान दिया है। और शायद इसीलिए प्रणब मुखर्जी अभी 2 महीने पहले नागपुर तक चले गए, इसीलिए रतन टाटा उस कार्यक्रम में चले जाते हैं। पर अबू तालिब साहब नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं जाएंगे, राहुल गांधी को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? इतना बढ़िया मंच मिल रहा है, आप जाएं, बातचीत करें। और अगर आपको नहीं जाना उनके मंच पे तो अपने घर बुला लीजिए ना, दावत देके कि आप आइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर में। मोहन भागवत, वो भी बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, क्यों? जी 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 सुमित अवस्थी साहब, मैं आपकी चालाकी को सलाम करता हूं कि बड़े होशियार आदमी हैं आप उस मुद्दे पर हमसे बहस कर रहे हैं जिसके लिए हमें बुलाया ही नहीं गया, जिसका न्योता नहीं आया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बुलाते हैं मोहन भागवत को, जनाब राकेश, आप बुलाते हैं राकेश सिन्हा को, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो पूरी करने दीजिए भाई, पूरी करने दीजिए, अभी तो शुरू भी नहीं किया हूं। मुझको चालाक कह दिया और ये चालाक कह के आप निकल थोड़ी जाएंगे। नहीं आप चालाक, मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ना। मैं आप चालाक हैं, आप चालाक हैं, लेकिन जो सवाल आपने पूछा है पहले उसका जवाब मुझे देने दीजिए। अभी तक जो न्योता आया नहीं है उस पर बहस क्यों कर रहे हैं भाई सुमित साहब? जो दावत नहीं आई है आप उस पर बहस कर रहे हैं। हम जाएंगे दावत आए, मैं दिलवा दूं, राकेश सिन्हा बैठे हुए यही बोल देता हूं। नहीं आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं भाई? आप जिस बात पर बहस कर रहे हैं, पहले आरएसएस की तरफ से कोई बात तो आए, कोई एजेंडा तो आए। अभी जो बात हुई नहीं, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं हमसे और कह रहे साहब आप जाना नहीं चाहते, आप आना नहीं चाहते। ठीक है तालिब साहब, चलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल, जमात इस्लामी, इसका मुझे बताइए भाई, मुझे बताइए एक मिनट अबू तालिब साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? एक मिनट, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनिशिएटिव ले ले, बोर्ड है और जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं ये बिना बोर्ड के नहीं, बिना एड्रेस के नहीं है। और रही बात आरएसएस के वजूद से किसी को इनकार नहीं है। हमें दावत आए, एजेंडा है, हम पढ़ें, फिर हम रिप्लाई दें, फिर आप हमसे पूछिए। अच्छा ठीक है, आपकी बात खत्म हो गई ना, पहले ही पूछा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मत पूछिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावत क्यों नहीं दी थी? किसी मंच में मोहन भागवत को क्यों नहीं बुला लूं? हमारी मर्जी होगी तो हम बुलाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम बुलाएंगे। आप कह रहे हैं तो आपकी वजह से हम बुला लें, क्योंकि नहीं आपको खुश करना है, देखिए हम बुला लें। देखिए परसेप्शन का खेल है तालिब साहब। नहीं ये कौन सा परसेप्शन का खेल है तालिब साहब? ये कौन सा तरीका है? ये इसमें क्या गलत है जनाब सुमित अवस्थी साहब? गलत क्या है? कौन सा तरीका है? क्या गलत है इसमें? बहुत बड़ी भाई, हम जब बुलाए, हमने नहीं बुलाया, हम कब बुलाएंगे, हमारी मर्जी है। राकेश सिन्हा बोलना
नहीं सुमित जी, और रही बात सुनिए, सुमित जी, मैं इनको सुमित जी राकेश भाई 20 सेकंड आपसे लूंगा, 20 सेकंड आपसे लूंगा। आप सुन लीजिए, आपने बहुत बोल लिया। सेकुलर है, भारत सेकुलर है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर जी का एहसान है हमारे ऊपर। हम शुक्रगुजार है भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के कि भारत सेकुलर है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और सलाम करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है, हम सब करते हैं, आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। राकेश सिन्हा, देखिए इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने डाला है। एक बात सुन लीजिए, हम क्यों नहीं जा सकते बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हिंदू हम वजह बताएंगे आपको क्यों नहीं जा सकते। लोग मेजॉरिटी में है, इसलिए हम बताएंगे। अवस्थी जी ने एक बुनियादी सवाल उठाया है कि आपको आमंत्रण आया या नहीं आया, महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। महत्व का प्रश्न यह है कि महत्व का एक सैद्धांतिक प्रश्न है कि यदि संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हमें आमंत्रण मिले ही। मान लीजिए कल मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी को आमंत्रण भेजती है, मुझे नहीं आया, मैं डिबेट में शामिल होकर कह सकता हूं कि नहीं, ऐसे संवाद की प्रक्रिया में जाना चाहिए। जिन लोगों ने प्रणव दा के लिए बेवकूफ़ी शब्द का प्रयोग किया, वे भूल गए प्रणव दा भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप उनकी मर्यादा की सीमाओं को देखिए और उनकी अमर्यादा की असीमित सीमाओं को देखिए। ठीक है, छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं, संविधान में विश्वास की बात कही जाती है, अगर मुझे 30 सेकंड बोलने दें, बोलिए की बात कही जाती है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों भाग जाती है? राकेश समान अधिकार देने की बात कही, प्राचा साहब कहाँ चले गए थे? ये क्या मुस्लिम महिलाएं निजात नहीं चाहिए? प्राचा साहब 20 सेकंड। राकेश सिन्हा साहब मुझे 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। देखिए ये इनकी सहिष्णुता है, 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे मुझे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अरे प्राचा साहब बताइए, यदि हम हिंदू महिलाओं को पर्दा प्रथा से मुक्त करा सकते हैं तो आप बुर्का से क्यों नहीं उनको मुक्त कराते हैं? 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे, तलाक से मुक्त कराते हैं? 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। सामाजिक बुराइयों को अपने यही हमारे साथ वहां करेंगे अगर हम चले गए तो। बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान की बात करता है, राकेश जी प्राचा साहब को बोलने दीजिए। राजा साहब बोलने नहीं देंगे, 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। राजा साहब मैं वादा करता हूं आपसे, 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। प्राचा साहब मुझे 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। राजा साहब इससे आगे बोलना है आपको, किसी ने लाइन रिपीट करना है। हाँ, 6 बार बोलना है आपका। देखिए हम वहां पे जो भीमराव अंबेडकर साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो वहां क्यों नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी है। वो मैं मजबूरी बताता हूं। आरएसएस जो है हिंदू पुरुषों की संस्था है, केवल हिंदू पुरुषों की संस्था। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है, दो आई वॉज बोर्न अ हिंदू, आई सोलमली अश्योर यू दैट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। इसका मुझे समझा दें कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि ये हिंदू संस्था जो है हम नहीं जा सकते, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर हिंदुइज्म को छोड़ दिया था, इसलिए हमारी अपोजिशन। सोनम ये वजह है हमारी। अंबेडकर साहब के फॉलोअर्स की वजह बता रहा हूँ। बाबा साहब अंबेडकर, I have very few minutes left. सोनम महाजन, complete your sentence, 20 seconds. सुमित जी, प्राचा जी ने अभी तक मेरे को काफिर का मतलब नहीं समझाया। हिंदू धर्म के बारे में इनके पास इतने बड़े बड़े लेक्चर्स हैं जिसमें से एक भी सच इन्होंने बोला नहीं है। हम काफिर बोलने वालों का विरोध करते हैं। और दूसरी बात ये मतलब ये जो बोलते हैं उनका विरोध करते हैं। चेंजेस भी लाइए ना, विरोध करने से नहीं होगा। काफी विरोध करना, बताइए क्या करूं मैं? जो ऐसा बोलते हैं मुसलमान, उनका क्या करूं मैं? आप बताइए मैं क्या करूं? उस बेसिस को आप बताइए ना, आप भी यही बोलिए। आप में हिम्मत है कि नहीं? आरएसएस में आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। आप में हिम्मत है? आरएसएस में आपको मेंबरशिप नहीं देंगे। जो काफिर बनाता है, आपकी हिम्मत है आरएसएस में मेंबर लेने की? क्यों? मैं उनका विरोध करता हूँ। क्यों नहीं है? आप आरएसएस का विरोध करती हैं, आपको मेंबरशिप नहीं देंगे। मैं विरोध करता हूँ उनका। आप आरएसएस का विरोध करती हैं, आपको मेंबरशिप नहीं देंगे महिलाओं की वजह से। प्लीज मिसलीड मत करिए सर। आयरॉनिकल बात अभी महिला होने की वजह से आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। पैनलिस्ट ने अभी बोला कि भाई ये तो आपको शुक्र मनाना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना एफर्ट डाला। मैडम प्लीज, आप हमेशा यू ऑलवेज ईट ईच अदर्स चांसेस। और बाकी 20 सेकंड्स है मुझे रामकृपाल जी के कमेंट तो इन्होंने कहा कि ये तो भाई हिंदू मेजॉरिटी है इसलिए इंडिया सेक्युलर है। तो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, खैर उसके एफर्ट का तो इन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो इनके सोच यहाँ से पता लगते, इनको लगता है कि अगर मुस्लिम यहाँ पे मेजॉरिटी होते तो मुस्लिम तो बाय नेचर ही वायलेंट होते हैं। उन्होंने हिंदुओं को ठीक है, प्राचा साहब नहीं जाएंगे, पल्लवी नहीं जाएंगी, तालिब साहब का डाउटफुल है। ठीक है, लास्ट कमेंट रामकृपाल जी का, रामकृपाल जी का लास्ट कमेंट। सेक्युलरिज्म तो दूर दूर तक आपको छू के नहीं गया। अच्छा सहिष्णु भी होना जरा कुछ मुझे भी कहने सर 20 सेकंड जल्दी से। अभी पिछले दिनों की बात है, जो लोग पाकिस्तान से वार्ता, तमाम हिंदुस्तान, हमारे यहाँ के अपोजिशन के नेता कह रहे थे कि भाई
बुराई करने के लिए या उनकी खामियां बताने के लिए भी तो उनसे बात करनी पड़ेगी। वही लोग आज आरएसएस के मंच पर जाने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। बड़ी बात है। पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा है, उससे बात करना बड़ा जरूरी है, लेकिन संघ के मंच पर जाने से परेशानी हो जाएगी देश। रामकृपाल जी, आपके इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करना चाहूंगा। लेकिन जो लोग अफजल गुरु के लिए बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट खोलने की बात करते हैं, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के मंचों पे चले जाते हैं, वो आरएसएस के न्योते के बावजूद भी उनको न्योता ना मिले तो पहले ही कहते रहे कि हमको मत बुलाना भाई, हम नहीं आएंगे, आप तो फला संस्था, आप तो फला संस्था है। लेकिन कुल मिलाकर अगला सोम मंगल बुध जो है वो देश की राजनीति को तय करेगा कि आरएसएस की एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर क्या डाउट्स खत्म होते हैं या नहीं होते हैं। चलते हैं किशोर के पास, सौ बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।